नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज अपने व्यूअर्स के लिए ले आते हैं ताकि उनकी मदद कर सके उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में और साथ ही उनके तमाम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज शो में शामिल कर सके। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, आप कोई शुरुआत करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो को बेहतर बनाना चाहते हैं, लोन अपने गोल्स को लेकर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस देंगे आपके पोर्टफोलियो को लेकर। कैसे शामिल हो सकते हैं आप? व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू पार्टिसिपेट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं और ये शो भी देख सकते हैं लाइव इस शो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। सवाल भेजने के लिए #AskAwaz का इस्तेमाल करें। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी मौजूद हैं। प्रबलीन, नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले बात करेंगे कि मिलेनियल्स को किस तरीके की प्लानिंग करनी चाहिए, रिटायरमेंट पर कितना एम्फसाइज करना चाहिए, कैसे अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस और साथ ही अपनी प्लानिंग करें। वो तो यानी वो लोग जो अपने 40s में हैं, अभी 30 to 40 की एज ब्रैकेट में हैं, किस तरीके से वो प्लानिंग कर सकते हैं अगर अब तक उन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है। तो क्या खास टिप्स रहेंगी, क्या करना है, क्या गलतियां अवॉइड करनी है? प्रबलीन बताइए। नमस्कार दीपाली जी। बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है। अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो इस टाइम पे वो सारे व्यक्ति जो 27 से 42 के एज ब्रैकेट में है, हम उनको मिलेनियल्स बोलेंगे। और ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जब आप अपनी जॉब्स में सेटल हो रहे हैं, आप अपने 30s को एंटर कर रहे हैं, आप ऑलरेडी अपने 30s में हैं, आपकी फैमिली लाइफ शुरू हो चुकी है या होने वाली है। काफी लोग मैरिड होते हैं, मैरिड हैं तो अपने बच्चे प्लान करते हैं। घर की बाइंग आपकी अक्सर एक गोल्स की लिस्ट में शामिल हो जाती है। ये एक ऐसा भी टाइम है जब आपके पेरेंट्स रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, बिकॉज जब आप यंग हैं तब आपके पेरेंट्स भी अर्निंग होते हैं। तो ओवरऑल ये एक ऐसा समय है दीपाली जी जब आपकी सैलरीज, आपके लोन्स, आपकी लायबिलिटीज एक तरफ बढ़ रही हैं, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साइमल्टेनियसली बढ़ रही हैं। तो काफी खर्चे का समय देखा जाता है। जो एक 30 से 40 का एज ग्रुप है इस टाइम पे, वहां पे आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसीलिए यहाँ पे कुछ ब्रॉडर गाइडलाइंस को हमें लेके चलना बहुत जरूरी है। पहले मैं आपको वो बताती हूँ। एक तो जो भी व्यक्ति इस टाइम पे मिलेनियल्स के एज ग्रुप में है, उनको अपना एक असेसमेंट ऑफ करंट जो एसेट्स हैं उनके कितने हैं उसका एक करेक्ट असेसमेंट करना बहुत रिक्वायर्ड है। आप उसको प्लीज एक पेन पेपर लेके लिखिए कि आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, अब तक आपकी क्या इन्वेस्टमेंट्स रही हैं। कुछ ना कुछ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इस उम्र तक आते होती हैं। उसके साथ साथ आप अपने लायबिलिटीज को लिस्ट डाउन करिए, आपके कितने लोन चल रहे हैं, कितने ऐसे लोन्स हैं जो आपको टैक्स डिडक्शंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आपकी ईएमआईज कितनी हैं। एक ओवरऑल आप अपनी जितने फाइनेंसेस हैं उनको एक बेसिकली एक्सेल में या एक डायरी में अच्छे से लिखिए। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने लाइफ कवर और अपने हेल्थ कवर्स को असेस करें, बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है या आपके बच्चे हैं या आप एक होम लोन ले हैं, डेफिनेटली ओके ओके, तो प्रबलीन की ऑडियो क्लियर नहीं है तो उनसे वापस रिकनेक्ट करेंगे। लेकिन वो यही बता रही थी कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आप 30 साल की उम्र पार कर चुके हैं तो डेफिनेटली अब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो यहाँ से फर्दर बढ़ेंगी ही। इसीलिए अब तक अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं की है तो अभी से कीजिए। पूरा एक एक्सेल शीट बनाइए कि आपकी कमाई कितनी है, आपकी बेसिक नीड्स क्या हैं, कितना आपका बेसिक एक्सपेंस है जो आपको हर महीने जिसके लिए आपको रकम चाहिए ही चाहिए, ईएमआईज आपकी कितनी है और उसके बाद कितना पैसा आपका बच रहा है, कितना आप इसमें से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और ये आगे की विजिबिलिटी को देखते हुए ये प्लानिंग आप कीजिए और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कीजिए। जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ईजी आपके लिए रहेगा, अपने फ्यूचर गोल्स को पूरा करने में आपको उतनी ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और जितना आप टाइम देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को डेफिनेटली उतना रिस्क आप ले सकते हैं हायर रिटर्न्स के लिए। बेसिक चीज़ें जो हम हर इन्वेस्टर्स को बताते भी हैं कि अगर आप जब भी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, फिर चाहे वो यंग इन्वेस्टर्स हों या मिडिल एज इन्वेस्टर्स हो, सबसे पहले इमरजेंसी फंड अपने लिए क्रिएट कीजिए और उसके बाद टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आपकी इन्वेस्टमेंट की, उसको करने के बाद अपने गोल्स आप डिफाइन कीजिए। प्रबलीन हमारे साथ रिकनेक्टेड है। प्रबलीन, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं थी, बताइए क्या व्यूज़ हैं आपके उन इन्वेस्टर्स के लिए
जो मिलेनियल्स हैं, जो 30-40 की एज ब्रैकेट में आते हैं? जी। सो दीपाली जी, एक बार आपने ब्रॉडर गाइडलाइंस को शामिल कर लिया, उसके बाद मेरे ख्याल से रिटायरमेंट कॉर्पस इस एज ग्रुप का एक सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से फोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करिए। अगर आज कोई व्यक्ति 33 इयर्स का है, तो उनका जब तक वो 55 साल के होंगे, अगर आज उनका महीने का खर्चा करीबन 75,000 है, तो 55 साल तक वही खर्चा करीबन 2.7 लाख अ मंथ हो जाएगा। तो आप इस टाइम से ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करेंगे, जो स्पेशली आपकी रिटायरमेंट के लिए हैं, ये बहुत एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि आपके पास अभी भी करीबन 2 डेकेड्स का टाइम होगा अपनी रिटायरमेंट को प्लान करने का। और आपका जो फ्यूचर कॉर्पस है, वो आस्क विद इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर हम देखते हैं, तो बहुत बड़ी होती है। तो ये टाइम है एक सीरियस प्लानिंग करने का। आप अपनी प्लीज़ एसेट लायबिलिटीज़ को चेक करने के बाद अपना इक्विटी एक्सपोज़र हाई रखते हुए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को प्लान करिए। और ये मेरे ख्याल से इस एज ग्रुप के लिए सबसे एसेंशियल है, बिकॉज़ अभी उनके पास वक़्त है एंड अबाउट 2 डेकेड्स फॉर देयर रिटायरमेंट, और उनको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ रख के इस प्लानिंग को करना है। ओके, चलिए, तो आपको कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं, उसके हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए। अगर अब तक आपने प्लानिंग नहीं की है, प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो देखिए आप कौन से पॉइंट्स मिस कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्विकली आगे बढ़ें, कुछ खास बातें जो आप बताना चाहती हैं, जो गलतियां अवॉइड करनी है इन्वेस्टर्स को? जी। दीपाली जी, अक्सर हम देखते हैं कि जो फ़ोकस होता है इन्वेस्टर्स का, वो जो भी उनको सामने से रिटर्न दिखते हैं उस पे रहता है। बहुत क्रूशियल है यहाँ पे कि जब आप अपने लंबे समय की इन्वेस्टमेंट्स करें या आप कोई भी एसेट को उठाते हैं, तो आप प्लीज़ उसके रियल रिटर्न्स को चेक करिए। आप अपनी टैक्स लायबिलिटी और इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके देखिए कि वो एसेट क्लास आपको कितने रिटर्न्स दे रही है। अगर आप 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो रियल रिटर्न्स पे प्लीज़ आप फ़ोकस रखिए। एक 6% की इन्फ्लेशन अगर हम लेके चलें, तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी 6% की है, तो आपका रियल रिटर्न कुछ भी नहीं बनता है, ज़ीरो हो जाता है। ऐसे में आपको इन्फ्लेशन को एक तो ध्यान में रख के अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी है। दूसरा, जो आपका एसेट क्लास का चुनाव है, वो आपकी टैक्सेशन और इन्फ्लेशन अगेन दोनों को मिला के आपको देखना है कि आपके रियल रिटर्न्स क्या बनते हैं, और फिर निवेश करना है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसके साथ जो हमने हाइजीन फैक्टर्स डिस्कस किए दीपाली जी, कि आपका लाइफ कवर, हेल्थ कवर होना चाहिए और एक हेल्दी कंटिजेंसी फंड। ये 5 मेरे ख्याल से जो आपके एक तरीके से नींव होनी चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट की। एंड मिलेनियल्स के पास वक़्त है, उस टाइम को उनको डेफिनिटली कैपिटलाइज़ करना चाहिए अपने कंपाउंडिंग के प्रोसेस के लिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई इन्वेस्टमेंट्स की, मिलेनियल्स की। लेकिन अब करते हैं क्वेश्चंस को शामिल। जुगल किशोर जोशी हमारे साथ मौजूद हैं सूरत से अपना सवाल पूछने के लिए। फटाफट से अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। जुगल, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली थैंक्स फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि अभी जो मैंने जिस हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो मैंने आपको जो दिया हुआ है, लाइक आई एम हैविंग इन्वेस्टमेंट ऑफ नियर अबाउट 2 लाख रुपीज टू 2 to 3 लाख रुपीज, एंड अलग अलग पोर्टफोलियो के अंदर मैंने म्यूचुअल फंड्स में डाले हुए हैं करके। तो मेरा लॉन्ग टर्म अगर हिसाब से अगर देखा जाए, तो अभी मुझे मेरा शेयर्स कहाँ पर, जैसे इसमें से प्रॉफिट कुछ निकालता हूँ मैं, मतलब फॉर एग्जांपल अभी मेरा 57 के परसेंट के आसपास मेरा है अभी, क्योंकि प्रॉफिट निकल रहा है। तो अगर वो प्रॉफिट निकाल के मुझे री इन्वेस्ट करना है, तो कहाँ कौन से पोर्टफोलियो में करना चाहिए? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो प्रबलिन, आपने सुना इनका सवाल, 38 इयर्स इनकी एज है और 2.25 लाख के आसपास का इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 77,000, 39,000 का निवेश है एचडीएफसी मिड कैप में, एसबीआई लार्ज मिड कैप में 37,000, 55% का रिटर्न इनको मिल रहा है 2 साल में। अब सवाल ये है कि यहाँ प्रॉफिट्स लें तो कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या स्ट्रैटेजी रखें, फंड्स कैसे हैं, बताइए क्या सजेशन इनके लिए? जी, दीपाली जी, जुगल जी का कोई भी एसआईपी नहीं है, इनका लमसम का निवेश चल रहा है। अगर हम सबसे पहले फंड्स की बात करें, तो इनके 3 फंड्स तो सेम फंड हाउस से हैं, तो वहां पे मेरे ख्याल से थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन की ब्रॉडली इनको रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा ओवरऑल जो इनकी स्कीम्स है, सारी एक्टिवली मैनेज स्कीम्स है, स्कीम्स ठीक है। जो मेरी थोड़ी सी यहाँ पे शंका है, वो इनकी स्ट्रैटेजी को लेके है, क्योंकि इनका 2 साल का निवेश है और ये सोच रहे हैं कि ये अपने प्रॉफिट बुक करके री इन्वेस्ट करे।
क्योंकि इनकी सारी स्कीम्स ब्रॉडली ठीक है, अदर देन जो थोड़ा सा कंसंट्रेशन है एक फंड हाउस का। मेरे ख्याल से जुगल जी को अपना इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखना चाहिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से निकल के वापस पैसा डालने का मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे एडवांटेज होगा। और जो 55% रिटर्न मेरे ख्याल से वो बता रहे हैं, वो प्रोबेबली इनके एब्सोल्यूट रिटर्न है, और वो उनको ज्यादातर एचडीएफसी के मिड कैप और स्मॉल कैप में मिले होंगे। तो दीपाली जी, आई थिंक सबसे पहली बात कि जब आप विद इन अ ईयर का पोर्टफोलियो देख रहे हैं, तब आप एब्सोल्यूट रिटर्न्स को फोकस में रख सकते हैं। पर जब आप 1 साल से ज्यादा की अवधि के लिए निवेश कर चुके हैं, तब अगर आपकी एसआईपी है तो आपको एक्सआईआरआर रिटर्न्स देखने हैं, वरना आपको सीएजीआर रिटर्न्स देखने हैं। और मेरे ख्याल से इस पोर्टफोलियो पे इनके अगर हम सीएजीआर लेके चले तो मेरे ख्याल से 14-15% का बन रहा होगा। तो मेरी राय जुगल जी को ये होगी कि आप प्लीज इस अपने पोर्टफोलियो को हल्का सा स्ट्रीमलाइन करते हुए, जो एक टिपिकल आपका थोड़ा सा फंड हाउस का एलोकेशन है उसको रिड्यूस करके, इसको प्लीज आप लंबे समय के लिए कंटिन्यू करिए। इनफैक्ट इसमें आप एसआईपी को जोड़िए, सो दैट एक आगे चल के थोड़े समय के बाद 8-10 साल में आपका हेल्दी कॉर्पस क्रिएट हो सके। म्यूचुअल फंड्स में आप एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अप्रोच ना करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है रिटर्न्स की, आप उनको सीएजीआर और एक्सआईआरआर के माध्यम से देखिए, और वो आप डबल डिजिट में जरूर देखिए, पर आप 11 से 15% के बीच के एक्सपेक्टेशंस लेके आगे बढ़िए। चलिए, तो ये सलाह रही जुगल आपके लिए। बात करेंगे हिमांशु अरोड़ा से, नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड है। हिमांशु नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, थैंक्स फॉर गिविंग द चांस। या सो माय क्वेश्चन इज दैट मैं ना बताइए क्या सवाल है। लास्ट 2 मंथ्स में एसआईपी कर रहा हूँ, जो निपोन इंडिया लार्ज कैप में 2000, निपोन इंडिया स्मॉल कैप में 2000, क्वांट मिड कैप में 2000, प्राग पारिक फ्लेक्सी में 1500 रुपए और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 2000। सो मैं ये एसआईपी कर रहा हूँ, मैं 14 ईयर की एसआईपी करना चाह रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कॉर्पस 2 करोड़ के नियर अबाउट चला जाएगा, या मेरे को और इसमें एसआईपी इंक्रीज करनी होगी। तो फिलहाल 9,500 की एसआईपी चल रही है। 2 महीने पहले ही आपने शुरुआत की है। 14 साल में 1.5 करोड़ का टारगेट है। सालाना स्टेप अप करना सही है या फिर नहीं? साथ ही पोर्टफोलियो कैसा है? फंड्स के नेम ही ऑलरेडी बता चुके हैं, प्रबलीन डिटेल्स हैं आपके पास, बताइए क्या सजेशन इनके लिए। जी, बहुत अच्छा। जो फंड्स का सिलेक्शन है दीपाली जी, वो काफी ठीक है। वैसे सारे एक्टिव फंड्स हैं, एक पैसिव हम जोड़ सकते हैं, पर ओवरऑल इनके फंड सिलेक्शन अच्छी है तो उससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 9,500 की जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, उससे अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स देखें, और अगर हम 11-12% का पोर्टफोलियो रिटर्न्स लेके चलते हैं 14 साल में, तो ये 40 से 40 टू 45 लाख का ही कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पे इनको अपनी एसआईपी को एक अच्छी रकम से बढ़ाने की जरूरत है, अगर ये 1.5 करोड़ का टारगेट अचीव करना चाहते हैं। तो इनकी जो ओवरऑल एसआईपी की इस टाइम पे अमाउंट है, वो करीबन 35-36 हजार के करीब होनी चाहिए। फिर ये अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। अगर ये एक साथ उतना निवेश नहीं कर सकते हैं, तो इनको सालाना ऑलमोस्ट 24% का स्टेप अप करने की रिक्वायरमेंट है। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप अभी से ही इसको थोड़ा सा, अगर आप 15-18 हजार तक बढ़ा सकते हैं अपनी एसआईपी को, तो इन्हीं फंड्स में आप अपना एसआईपी एलोकेशन बढ़ा लीजिए, और फिर आप थोड़ा थोड़ा स्टेप अप करके फिर आप 10-11% से भी अपनी अगर स्टेप अप करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे। तो ओवरऑल फंड चॉइसेस ओके, और फंड्स आप बिल्कुल मत बढ़ाइएगा, और यहीं पे अपने इन्वेस्टमेंट एलोकेशन को इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो फंड्स आपके सही हैं, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट एलोकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसीलिए या तो आप एक साथ बढ़ा लीजिए, अगर आप एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप स्लोली इंक्रीज कर सकते हैं। ओवरऑल 36,000 की एसआईपी आपको लगेगी, धीरे धीरे बढ़ा लेंगे तो भी अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। नहीं बढ़ाते हैं तो 40 लाख के आसपास का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं हम नारायण से, राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड है। नारायण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ये था, मेरे पास एडलविस का ऑफशोर इक्विटी फंड है जिसको मैं 2 साल से कैरी कर रहा हूँ, उसके बारे में मुझे बताइए। ओके, तो आपके पास एडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड है, कब लिया था आपने ये मैं 2 सालों से ले रहा हूँ। ओके, 2 साल से आपने रखा हुआ है।
बताइए प्रबलीन, क्या राय है आपकी? एडलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड, ऐसा फंड का नाम तो ऐसा है जिसके बारे में आमतौर पे चर्चा कम ही होती है, बट आप बताइए और क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी मैं थोड़ा सा दीपाली जी पहले फंड को एक्सप्लेन कर देती हूँ नारायण जी के लिए। ये एक इंटरनेशनल फंड है जो हमें इंडिया के बाहर के स्टॉक्स का एक्सपोजर दे रहा है, और जिस रीजन में ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बेसिकली ग्रेटर चाइना है, जिसमें हम चाइना, मेनलैंड चाइना, हांगकांग और ताइवान को इंक्लूड करके चलते हैं। यानी कि जो वहां की स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें इसका निवेश है, और ये डायरेक्टली जो एडेलवाइस का फंड है उसमें पैसा नहीं डाल रहा है। एक जेपी मॉर्गन है जो यूएस का एक मनी मैनेजमेंट कंपनी है। जेपी मॉर्गन का एक ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड है जिसमें एडेलवाइस उनके यूनिट्स खरीदता है, और उसके द्वारा हमें जो ये 3 इकोनॉमीज हैं, हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, चाइना का एक्सपोजर मिल रहा है। सो ओवरऑल एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से अगर हम समझें तो इंडिया के बाहर निवेश करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी माना जाता है। पर हम स्टेपिंग स्टोन के लिए हमेशा कहते हैं कि आप डेवलप्ड मार्केट्स और ज्यादा नोन कंट्रीज में निवेश करिए, जैसे कि यूएस मार्केट्स, जहां पे हम S&P 500 और नास्डैक 100 जैसे इंडिसेस को ज्यादा क्लोजली ट्रैक करते हैं, ज्यादा समझते हैं, और उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। यहाँ पे जो हमें एक्सपोजर मिल रहा है उनके पोर्टफोलियो में वो कंपनीज है जैसे कि ताइवान का सेमीकंडक्टर है, बहुत बड़ी कंपनी है, मेटवान है, नेटीज हो गया, टेंसेंट हो गया। बट हमने देखा है दीपाली जी दैट चाइना में काफी ज्यादा रेगुलेटरी उनने कसे थे रेगुलेशंस वहां की गवर्नमेंट ने, और वहां के बहुत सारे इंटरनेट स्टॉक्स और जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे उनमें काफी ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी। तो 2020 में हमने देखा कि इस रिटर्न ने करीबन 57-58% का रिटर्न दिया है, पर पिछले 3 साल से लगातार 21, 22 और 23 में ये नेगेटिव में रहा है। तो इसका जो आउटलुक है वो इस टाइम पे भी थोड़ा मिक्स्ड है। अगर नारायण जी ने लमसम डाला था तो ऐसा हो सकता है कि उस लमसम को रिकवर करने में थोड़ा वक्त लगे। अगर उनका छोटी मात्रा में निवेश है और वो बने रह सकते हैं तो आप थोड़ा टाइम दे दीजिए। चाइना 19 ट्रिलियन की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पर थोड़े बुरे वक्त से गुजर रही है, उनकी स्टॉक मार्केट्स ने परफॉर्म नहीं किया है, एंड सब्सिक्वेंटली ये जो बाकी दोनों इकोनॉमीज हैं यहाँ पे भी हमने बहुत मूवमेंट नहीं देखी है। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि यहाँ पे कुछ 1000-1500 की एक SIP शुरू कर सकते हैं अगर ये इनके पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा है और अगर उनको ये स्ट्रैटेजी समझ में आती है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप इसके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो थोड़ा टाइम और दीजिए और फिर आप यहाँ पे चाहे अपने लॉसेस को बुक कर सकते हैं। कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो होती है उसका अब टैक्सेशन जो 2000 मार्च 23 के बाद किया गया है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है, क्योंकि आपका निवेश पुराना है, आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा इंडेक्सेशन का। तो आप 3 साल की अवधि के लिए इसको रख सकते हैं ओवरऑल, एंड अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आपका टैक्स भी वहां पे रिड्यूस हो जाएगा। ओके चलिए, तो राय देगी आपको इस फंड रिलेटेड। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योर मनी। प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं, अब सवाल लेते हैं। और एक सवाल हमें भेजा है प्रमोद ने, इनका 15 साल में 6 करोड़ का लक्ष्य है और फिलहाल ये जानना चाहते हैं कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी SIP इनको शुरू करनी होगी, किन फंड्स के साथ। तो बेसिकली ये पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। प्रबलीन, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? 6 करोड़ का टारगेट है 15 ईयर्स में। काफी स्टीप टारगेट बनाया है प्रमोद जी ने दीपाली जी। तो यहाँ पे इनकी SIP की रिक्वायरमेंट भी काफी हो जाती है। 11-12% का अगर हम रिटर्न पोर्टफोलियो पे लेके चले तो इनको समवेयर बिटवीन 1.25 to 1.3 लाख मंथ डालना पड़ेगा। तो काफी बड़ी आस्क है, काफी बड़ी रकम इनको निवेश करनी होगी। तो 15 साल में ये ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी जैसे अगर सपोज करिए वो 80,000 से शुरुआत कर सकते हैं तो उससे शुरुआत करें और उसके बाद एक 8-9% का स्टेप अप करते रहे एवरी ईयर अपनी SIP में, क्योंकि इनका लक्ष्य काफी बड़ा है। और अगर अभी इतना अमाउंट नहीं डाल सकते तो भी मेरी सलाह होगी जो भी अभी डाल सकते हैं, चाहे आप 20,000 25,000 से शुरुआत करिए, उसको आप हर साल स्टेप अप जरूर करते रहिए, बिकॉज टाइम के साथ आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है आपके जॉब में। तो डेफिनेटली आप अपने अगर लक्ष्य को पूरा नहीं भी कर पाएंगे तो प्रोबेबली उसके पास पहुंच पाएंगे। और जो पोर्टफोलियो क्रिएशन है नेपाली जी, मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे पास अच्छा लंबे समय है, तो हमारा एलोकेशन पूरा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स में प्रॉपर्ली होना चाहिए।
तो एक तो आप फंड एक सेम इन कैटेगरी से आप उठा सकते हैं यहाँ पे प्रमोद जी। उसके साथ और यहाँ पे एक्टिव और पैसिव फंड्स दोनों उठा सकते हैं। लार्ज कैप में पैसिव उठा लें, मिड कैप में एक पैसिव उठा लें, स्मॉल कैप में एक्टिव उठा लें और इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर एक मल्टी कैप फंड के साथ। सो मेरे ख्याल से करीबन 4 या 5 फंड्स का ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी होगा इनको एक कंप्लीट एक्सपोजर मार्केट्स का देने के लिए। ओके, चलिए, तो ये सलाह है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक कॉम्बिनेशन। 1.5 लाख की आपको SIP लगेगी। 15 साल में 6 करोड़ का कॉपर्स एक्यूमुलेट करने का आप कम के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने एलोकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए सजेशन। अब बात करेंगे एस कुमार से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। कुमार साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल भैया था कि मेरी जो सैलरी है उसमें टैक्स कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इनकम टैक्स। मैंने लिखा था कि 24,900 के आसपास मेरा पर मंथ इनकम टैक्स कटता है, तो और मेरा कोई होम लोन तो नहीं अभी है। आप हाँ, अच्छा, तो आपका होम लोन नहीं है और आपने लिखा है कि आप EPF में 15,000 का मंथली आपका जा रहा है और जो मंथली टैक्सेबल आपकी जो लायबिलिटी है वो 24,900 की है। 1,56,000 आपकी मंथली इनकम है। तो बताइए, टैक्स सेविंग पर्पस से ये जानना चाहते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें या फिर कहाँ कहाँ ये पैसा बचा सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं बेसिकली। बताइए प्रबलीन, क्या सजेशन? दीपाली जी, जितना मेरे ख्याल से जो कुमार जी हैं उनको सबसे पहले तो ये चेक करवाना पड़ेगा अपने CA से कि उनको न्यू टैक्स रिजीम सूट करती है या ओल्ड टैक्स रिजीम, बिकॉज न्यू टैक्स रिजीम के हमें रेट्स कम हैं। तो ऐसे बहुत इंडिविजुअल्स हैं जो इनके एज और जो इनकी सैलरी ब्रैकेट के हैं जिनको अक्सर न्यू टैक्स रिजीम भी सूट कर रही है, वहां पे उनका टैक्स कम जाता है। अगर ऐसा है तो उनको किसी टाइप की ज्यादा डिडक्शंस में पड़ने की जरूरत नहीं है। पर अगर इनको ओल्ड टैक्स रिजीम सूट करती है और वहां पे हम कुछ डिडक्शंस ऐड कर सकते हैं, तो ATC का ये निवेश ऑलरेडी कर ही रहे हैं अपने EPF के थ्रू। कुछ चीजें हैं जो ये थोड़ी सी चेक कर सकते हैं कि सपोज इनका हेल्थ प्रीमियम जा रहा हो तो उसका जो अमाउंट होता है वो टैक्स डिडक्शन में इंक्लूड हो सकता है। HRA अगर इनको मिल रहा है, ये रेंट पे रह रहे हैं, तो वहां पे एक डिडक्शन आ सकती है। NPS का एक एडिशनल 50,000 का इन्वेस्टमेंट इनको थोड़ी सी टैक्स डिडक्शन में हेल्प कर सकता है। और उसके साथ अगर फ्यूचर में इनका कोई घर लेने का लक्ष्य है तो अपने उस जो निवेश होगा इनका जो भी घर का, उस पे जब ये अगर EMI दे रहे होंगे तो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा वहां पे उस पे 2 लाख की इनको डिडक्शन मिल जाएगी। जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा, इनका जो प्रिंसिपल होगा वो तो ATC में ही आएगा, तो वहां कोई उनको एडवांटेज नहीं होगा। बट ओवरऑल मेरी तो भी सलाह होगी कि सिर्फ टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंस्ट्रूमेंट में ना निवेश करें, ना ही उसमें इंडल्ज करें कि होम लोन ले लिया। सिर्फ टैक्स बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ना करें। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस चीज को मान के चलें कि आप अगर अच्छा कमा रहे हैं तो आपकी टैक्स तो डेफिनेटली जाएगी ही, और आप अपनी अगर एफिशिएंटली अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं तो आप बेटर ऑफ है रादर आप कुछ गलत निवेश करके सिर्फ टैक्स सेविंग करें। बट आई थिंक यहाँ पे इनको एक टैक्स कंसल्टेंट से एक बार इसको रिव्यू करवा लेना चाहिए, जो पॉसिबिलिटीज मैंने बताई हैं। ओके, तो टैक्स कंसल्टेंट से ज़रूर मिले। बाकी आपको बताया गया है सेक्शन 80C के थ्रू आप बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसमें ट्यूशन फीस से लेके इंश्योरेंस सब चीज़ें आती हैं। ATD के थ्रू आप मेडिकल इंश्योरेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। HRA पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्लेम रिडक्शन मिलता है, होम लोन का क्लेम रिडक्शन भी है, NPS में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। लेकिन चलिए पूछते हैं प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स। बताइए प्रबलीन, कौन सी चॉइसेस रहेंगी आपकी? दीपाली जी, आज के मार्केट्स को देख के मेरे ख्याल से मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पे हमें डेट, इक्विटी और गोल्ड तीनों मिलता है, मेरी एक चॉइस होगी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड SBI का। सेकंड मेरी चॉइस है निपॉन का मल्टी कैप फंड। ये हमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों मार्केट कैप्स का एक्सपोजर देता है, पर थोड़ा सा कॉशन के साथ चले निवेशक, क्योंकि लास्ट ईयर के रिटर्न्स देख के निवेश ना करे, रिसेंसी बायस में ना पड़े। प्लीज लंबी लॉन्ग टर्म का अप्रोच लेके ही निवेश करें। तीसरा है DSP का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, जिसमें हमें टॉप 50 कंपनीज का इक्वल मात्रा में एक्सपोजर मिलता है। जैसे आज हमने देखा HDFC बैंक अलग से गिरा, तो निफ्टी 50 की गिरावट निफ्टी 50 इक्वल वेट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रही है।
और चौथा है टाटा का स्मॉल कैप फंड। अगेन लास्ट ईयर 40-45% के रिटर्न्स दिए हैं स्मॉल कैप इंडेक्स ने, तो यहाँ पे थोड़ा कॉशन के साथ चलें, एक्सपेक्टेशंस आप रखें, पर जरूर लंबे समय का निवेश करके आप जरूर अच्छे रिटर्न्स पाएंगे। और जब मार्केट्स गिरे तब पैसा नहीं निकालना है, ना आपको एसआईपी रोकनी है। ओके, चलिए, तो एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, निप्पॉन मल्टी कैप फंड, डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, टाटा स्मॉल कैप। शुक्रिया आपका प्रबलीन आने के लिए शो में और अपनी चॉइसेस शेयर करने के लिए हमारे व्यूअर्स के साथ ही सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक इस बार भी खबरें जारी हैं। यो मनी में इतना ही, नमस्कार।